सो हेलो एंड वेलकम आवर डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिए थे, हम लोग नल रिलेशन पढ़ लिए थे, हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिए थे, हम लोग डायगोनल रिलेशन पढ़ लिए थे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे, आज हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे, आज हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे, आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। तो चलिए, पुट योर हेडिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? डिफिनेशन देखेंगे, सम एग्जांपल्स देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? बहुत आसान सा है। कल जो डायगोनल रिलेशन हम लोग पढ़े थे उसका बहुत बेहतरीन रोल है इसमें। आइए देख लेते हैं क्या रोल है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन, अभी वो डायगोनल रिलेशन वाले पे गौर नहीं करेंगे। सबसे पहले जो इसकी एक्चुअल डिफिनेशन होती है उस पे हम लोग गौर करेंगे। अब क्या गौर करेंगे? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट x is called reflexive relation if for all x belongs to capital X implies that x belongs to R. A relation R on a set X is called reflexive relation if for all x belongs to capital X। जो छोटा वाला x है वो एलिमेंट है, जो बड़ा वाला x है वो सेट है। कंफ्यूज मत होना, छोटा वाला x एलिमेंट है, बड़ा वाला x सेट है। अब ध्यान से देखिएगा, इस डिफिनेशन को समझते हैं। क्या कह रहा है? अ रिलेशन R ऑन ए सेट X, मतलब कि x कोई सेट है, R भी कोई सेट है, तो ये सेट इस x पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा कब? इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब इस कैपिटल X में जो एलिमेंट है ना उनको हम लोग x मान लिए हैं, जितने भी एलिमेंट है सबको x मान लिए हैं। इंप्लाइज कर रहा है क्या? x बिलोंग्स टू R, मतलब कि R में केवल वही एलिमेंट रहे जिनका खुद का खुद से संबंध हो, है ना, जिनका खुद का खुद से संबंध हो, केवल और केवल वही एलिमेंट इसमें मौजूद हों, केवल और केवल वही एलिमेंट इसमें मौजूद हों। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी और तभी होगा जब उसमें उपस्थित सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होगा, खुद का खुद से रिलेशन होगा। तो देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं? खुद का रिलेशन से, इसका मतलब कि ये जो खुद का खुद से रिलेशन कर रहा है यही तो डायगोनल रिलेशन भी कहता है। डायगोनल रिलेशन भी यही कहता है कि खुद का खुद से संबंध हो, और रिफ्लेक्सिव में भी कह रहा है कि अगर एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा है और अगर खुद का खुद से संबंध R में बिलोंग करता है तो वो R क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब डेल्टा यानी कि डायगोनल रिलेशन दिए गए R, जो दिया गया R है उसका सबसेट आ जाएगा, जब डायगोनल रिलेशन दिए गए R का सबसेट हो जाएगा, देन वी वी कॉल्ड R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस यही ध्यान दीजिए। क्या? ये जो डेल्टा है जब R का सबसेट होगा, यानी कि जो भी सेट दिया रहेगा, ऐसे समझो, जब कोई x सेट दिया रहेगा, R कोई सेट दिया रहेगा, R x पर कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? कुछ नहीं, x का डायगोनल रिलेशन निकाल लो। अगर ये जो डेल्टा x है और ये जो R है, ये डेल्टा x R का सबसेट हुआ तो कह देना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर नहीं हुआ तो कह देना रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अल्टीमेटली हम कह वही रहे हैं, क्या? खुद का खुद से संबंध उसमें मौजूद होना चाहिए, R में मौजूद होना चाहिए, खुद का खुद से संबंध R में मौजूद होना चाहिए, और वही डायगोनल रिलेशन कहता है। अल्टीमेटली बात वही है। दोनों बात इसलिए बता दिए क्योंकि ये जो मैथमेटिकल टर्म की तरह आप समझ लिए हैं डायगोनल रिलेशन। जब देखिए, जब फाइनाइट एंड टेबुलर फॉर्म में लिखा हो कोई भी सेट
आर जब फाइनाइट और टेबुलर फॉर्म में लिखा होगा तो सिंपली इसे यूज कर लेना, ठीक है। और लैंग्वेज इसलिए समझा दी कि जब कोई इनफाइनाइट आ जाएगा तब कैसे इनफाइनाइट तक एक एक एलिमेंट के लिए डायगोनल निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, तो वहां पे आप लैंग्वेज यूज कर लेना। फिलहाल जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग समझते जाएंगे। क्या a relation R on a set X is called reflexive relation if for all X belongs to capital X implies that X belongs to R। यानी कि कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी और तभी कहलाएगा जिसमें अगर उसमें खुद का खुद से संबंध वाले पेयर मौजूद हैं, सारे पेयर मौजूद होने चाहिए। आइए इसको एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इसको मिट गया, ये लिख लीजिए, इसको क्या लिखना है, डेल्टा बिलोंग सबसेट ऑफ आर। इक्वलिटी इसलिए लगा लिए हैं कि सबसेट होगा तो कभी कभी बराबर भी हो सकता है ना, हो सकता है आर और डेल्टा में बराबर बराबर एलिमेंट हो। आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हम लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट x इज इक्वल टू ए बी, ये एक सेट हमें दिया हुआ है, ये एक हमें सेट दिया हुआ है। देखिए जब भी आप लोग सेट में ही पढ़े होंगे कि सेट को हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से उसका नाम, उसको नेमिंग किया जाता है उसको, ठीक है। तो इसलिए जब भी कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए सेट के नेम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जब स्मॉल लेटर में लिख दें तो समझ जाइए कि एलिमेंट के बारे, एलिमेंट लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत होइएगा कि x दोनों जगह लिखा है, कैपिटल X सेट, स्मॉल x एलिमेंट, ओके। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ और भी सेट दिए हैं, जैसे R दिया है। R किस प्रकार से दिया है कि A B B A, कुछ इस तरीके से एक सेट दिया हुआ है। R1 भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से आपको हम रिफ्लेक्सिव समझाएंगे, आप बस देखते जाइए। R1 दिया हुआ है, R1 क्या दिया हुआ है, A B B A B, ठीक है। इसी प्रकार R2 दिया हुआ है, R2 क्या दिया हुआ है, A B B A B B A, ये दिया हुआ है R2, ओके। तो अगर पूछ लिया इज गिवन R1 R2, क्या ये X पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये X पर R1 R2 तीनों के लिए एक एक बार हम लोग बात करेंगे, क्या ये तीनों सेट जो हैं X पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। तो या तो ये देख लो कि इसमें उपस्थित सभी एलिमेंट का खुद के साथ संबंध है, मौजूद है आर में कि नहीं। अगर ये नहीं देख पा रहे हो तो सीधे जो गिवन सेट है उसका डायगोनल रिलेशन निकाल लो। गिवन सेट क्या है, x है, इसका डायगोनल रिलेशन निकाल लो। क्या डायगोनल रिलेशन, तो a खुद का खुद से संबंध वाले तो क्या हो जाएगा, a और b के लिए b, ये हो जाएगा। हम लोग डायगोनल रिलेशन निकालिए, और अभी भी क्या कह रहे हैं, क्या अगर जो डायगोनल रिलेशन है वो R का सबसेट हुआ तो हम कह देंगे कि जो R है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो सबसे पहले ये पहले वाले को पकड़ते हैं, क्या डायगोनल रिलेशन इस R का सबसेट है, देखते हैं। ये वाला ऑर्डर, हाँ देखिए यहां देखिए मौजूद है, ये वाला ऑर्डर कहीं मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस B does not belongs to R ना, या ये भी कर ले, या ये भी चाहे इसको लिख दो या और ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डेल्टा X is not subset of R, दो में से कुछ भी लिख लो। इसके बाद क्या लिख दोगे, hence R is not reflexive relation, hence R is not reflexive relation, ओके समझ गए होगे अब ना। बस क्या, और देखो अगर डायगोनल रिलेशन ना निकाले होते तो खुद का खुद से संबंध देखते, क्या देखते, ऐसे ही देखते ना कि पहला एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट है, मतलब खुद का खुद से संबंध वाले मौजूद हो, तो मतलब कि A इसमें मौजूद होना चाहिए, मौजूद है, B मौजूद होना चाहिए, नहीं मौजूद है। सो हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो जो खुद का खुद से संबंध इसमें मैच कराते वही तो डायगोनल रिलेशन था, इसलिए अपने सिंपलिसिटी के लिए डायगोनल रिलेशन निकाल लिया करो। और अगर डायगोनल रिलेशन दिए गए R का सबसेट है तो समझ लेना कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और अगर सबसेट नहीं होगा तो समझ लेना कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आइए अब सेकंड वाले पे चर्चा करते हैं।
सेकंड वाला देखते हैं कि क्या ये सेकंड वाला R1 जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है x पर। देखते हैं, अगर डायगोनल रिलेशन के सभी एलिमेंट R1 में मौजूद होंगे तो कह देंगे कि R1 भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। AA देखते हैं, ये देखिए AA मौजूद है। अब देखें BB, ये BB है ना, देखिए आपकी बार BB भी मौजूद है, यानी कि ये जो डायगोनल रिलेशन है ये पूरी तरीके से R1 में मौजूद है। या ये भी कह सकते हैं कि X में जितने एलिमेंट हैं उनका खुद का खुद से संबंध वाला पेयर R1 में मौजूद है। इसलिए हम क्या कहेंगे, चाहिए ये अब यहीं पे ऐसे लिख लो, डायरेक्ट ये लिख दो, सिंस डेल्टा X इज सबसेट ऑफ R1 सो या हेंस R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब आइए थर्ड के लिए देखते हैं, थर्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। अब थर्ड के लिए देखते हैं, वही कंडीशन, डायगोनल रिलेशन अगर R का सबसेट होगा तो हम कह देंगे कि R जो है वो X पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइए देखते हैं, AA, क्या AA पूरी तरीके से R2 में है? हाँ ये है। अब आगे देखते हैं, BB, क्या BB पूरी तरीके से R2 में है? हाँ ये है। तो हम क्या कह देंगे, सिंस डेल्टा X इज सबसेट ऑफ R2 हेंस R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, आइए और भी एग्जांपल से देखते हैं, एकदम से कंफर्म कर लीजिए क्या कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। कोई रिलेशन किसी सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाता है जबकि डायगोनल रिलेशन के सारे एलिमेंट उस R में मौजूद होंगे। बस इतना सा है। ओके, आइए इसको क्लीन कर लेते हैं और भी एग्जांपल देखते हैं। अब की बार तो एकदम से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। बस खुद का, जब हमको यही देखना है कि खुद का खुद से संबंध, तो डायगोनल रिलेशन को सबसेट दिखा दो, काम हो गया। ठीक है, दोनों इसलिए बता दिए हम, तो डायरेक्ट यही हम बता देते हैं कि डायगोनल रिलेशन निकाल दो, लेकिन कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लैंग्वेज लिखना पड़ जाता है, इसलिए हमने दोनों बातें बता दी। जब भी फाइनाइट और टेबुलर फॉर्म में लिखा होगा, अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म लिखा रहेगा R का और वो फाइनाइट होगा ना, तो उसको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर डायगोनल रिलेशन निकाल देना, काम हो जाएगा। अरे जब हम 1.1 हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत एग्जांपल आएंगे, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलिए कि जैसे जैसे आपका ये इंट्रो वीडियो आगे बढ़ रहा है या हम लोग 1.1 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आपका एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे ही। आपकी बार मान लीजिए लेट X, कैपिटल X, जब हम कैपिटल की बात करेंगे तो वो सेट का नाम होगा, जब छोटे से बात करेंगे तो वो किसका नाम होगा, एलिमेंट का होगा। 1 2 3 ये एक सेट है। ओके, अब कई सेट और दिए हैं, कई सेट दिए गए हैं। R1 दिया गया है किस प्रकार से, 1 1 2 2 1 2 1 3, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसी प्रकार R2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 1 2 2 3 1 3 2 3 3। ओके, इसी प्रकार R3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R3 1 2 2 1 2 2 3 3। ओके, इसी प्रकार R4 दिया हुआ है। अब R4 क्या दिया हुआ है, 1 1 2 2 3 3, ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, इज R1 R2 R3 एंड R4 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन X। या तो देखिए कि जो सेट में एलिमेंट मौजूद हैं उनका खुद से संबंध वाले एलिमेंट क्या R1 R2 R3 R4 में मौजूद हैं, या अल्टीमेटली आप क्या करिए, इसका डायगोनल रिलेशन सबसे पहले निकाल लीजिए। किसका, जो गिवन सेट है, तो गिवन सेट X है तो इसका डायगोनल रिलेशन निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा इसका डायगोनल रिलेशन, खुद का खुद से, 1 का 1 से संबंध क्या हो जाएगा, 1 1, 2 का 2 से संबंध क्या हो जाएगा, 2 2, और 3 का 3 से संबंध क्या हो जाएगा, 3 3। ये हो गया इसका डायगोनल रिलेशन हो गया। अब क्या, अगर डायगोनल रिलेशन
R1 का, R2 का, R3 का, R4 का, इन सभी का सबसेट होगा तो हम कह देंगे कि R1, R2, R3, R4 ये सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं। अगर डायगोनल रिलेशन इन सभी का सबसेट नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि R1, R2, R3 या जो वाला R सबसेट नहीं होगा उसको कह देंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइए देखते हैं, सबसे पहले R1 की ओर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या मैच कराना है, क्या 1 1 मौजूद है? हाँ 1 1 मौजूद है। क्या 2 2 मौजूद है? हाँ 2 2 मौजूद है। क्या 3 3 मौजूद है? नहीं 3 3 नहीं मौजूद है। तो क्या लिखेंगे, सीन्स 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, या अगर ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, डिजाइनिंग इसकी अच्छी नहीं लग रही है, तो डायरेक्ट ये लिख दो, क्या डेल्टा एक्स डज नॉट इज नॉट सबसेट ऑफ R1, ये लिख दो। हेंस बस इसीलिए R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस यही याद रखो, खुद से संबंध वाले एलिमेंट, दिए गए सेट में जो भी एलिमेंट हैं उनका खुद से संबंध अगर दिए गए R में, सभी एलिमेंट के लिए बता रहे हैं, अगर दिए गए R में मौजूद है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर नहीं मौजूद है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मींस R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आइए अब सेकंड चलते हैं। ओके सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है, R2। क्या R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखते हैं। अगर डेल्टा एक्स पूरी तरीके से R2 में मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर डेल्टा एक्स पूरी तरीके से R2 में मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखते हैं 1 1। क्या 1 1 मौजूद है? हाँ ये 1 1 मौजूद है। देखते हैं 2 2। क्या 2 2 मौजूद है? हाँ 2 2 मौजूद है। देखते हैं 3 3। क्या 3 3 मौजूद है? हाँ अब की बार 3 3 भी मौजूद है। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो चलेगा, लेकिन ये वाले सारे के सारे R2 में मौजूद होने चाहिए, और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा और ये सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे, वहीं पे सबसेट के साथ हम इक्वलिटी लगा देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या कहेंगे? इसका मतलब ये कहेंगे कि डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू इज सबसेट ऑफ R2, हेंस R2 is reflexive relation. R2 is reflexive relation. Okay? Now move forward. अब हम लोग किसकी बात करेंगे? R3 के लिए चर्चा करेंगे। अब R3 के लिए चर्चा क्या करें, R4 के लिए चर्चा क्या करें, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिए और समझ के कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या R3 और R4 ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। देखते हैं किसका किसका सही होता है। तो हम लोग क्लीन कर लेते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशन क्या है हमारा? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ये हमको समझना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले सिमेट्रिक रिलेशन की डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसके डिफिनेशन का मीन समझेंगे, तब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करना समझेंगे या निकालना समझेंगे। ओके, आइए ध्यान देते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। A relation on a set X is called symmetric relation if, अब कब कहलाएगा? If x y belongs to R implies that x y belongs to R. अगर x y belongs to R implies that y x must be belongs to R, where for all x y belongs to
एक्स। इसका कहने का मतलब यक्स वाई एलिमेंट है किसके, कैपिटल एक्स, यानी कि जो सेट एक्स दिया हुआ है। अब इसको समझते हैं, क्या कह रहा है कि अ रिलेशन ऑन अ सेट एक्स, फिर वही बात, यक्स कोई सेट है, ठीक, और आर कोई सेट है। आर इस यक्स पर रिलेशन कब होगा, जब इसमें जानते हो पेयर्ड वाइज एलिमेंट होंगे इसके रिलेशन में पेयर वाइज एलिमेंट होंगे ही होंगे। तो जब ए बी बिलोंग करेगा आर में और बी ए भी बिलोंग करेगा आर में, तभी हम कहेंगे कि आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसको एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो लेकिन एग्जांपल समझें उसके पहले थोड़ा एक बात जानो, इनवर्स निकालना जानते हो, कोई सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 2 3, इसका इनवर्स मान लो a इनवर्स हमको फाइंड करना है। ये कैसे होता है, बस ऐसे होता है ना, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। 1 2 है तो 2 1 हो जाता है, यानी कि इनवर्स हो गया। 2 3 है यानी कि 3 2 हो जाता है, यानी कि इनवर्स। तो a का a इनवर्स हुआ, यानी कि जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दो, 1 2 को 2 1 कर दिए तो a इनवर्स हो गया ना। तो यानी कि देखो x y r में था ना, फिर y x भी r में होना चाहिए, यानी कि यहां पे हो क्या रहा है, ये जो r था x y इसका इनवर्स हो गया है ना, x y का इनवर्स हो गया। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो x कोई सेट होगा, r कोई रिलेशन होगा, ये r इस सेट पर सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जब ये जो r है ना इसका इनवर्स फाइंड कर लो, इसका इनवर्स फाइंड कर लो। यदि r और r इनवर्स आपस में इक्वल हैं तो ये समझ लेना कि गिवन रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर r और r इनवर्स आपस में इक्वल नहीं है, बस तभी और तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसका मतलब हम क्या यहां लिख सकते हैं, यहां पे एक लाइन और बढ़ा लो, क्या हो जाएगा, दैट इज आर इनवर्स शुड बी इक्वल टू आर, ये होना चाहिए, मेन यही है, समझो। अब मतलब कोई सेट यक्स पर आर, देखो ऐसे समझो, आर कोई सेट है, आर कोई सेट है, वो यक्स पर, आर कोई सेट है वो यक्स पर सिमेट्रिक रिलेशन तभी और तभी होगा जब आर का इनवर्स निकाल लो, यानी कि आर इनवर्स निकाल लो। आर और आर इनवर्स अगर दोनों आपस में इक्वल होंगे तो आर जो है ये यक्स पर क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल लीजिए, बहुत आसान सा है, ठीक है। इसको क्यों लिख दिए, ये लैंग्वेज है, वो मैथमेटिकल है, ये इसका लैंग्वेज है, ठीक है, इसलिए इसको समझिए। लैंग्वेज इसलिए बता दिए हैं, कब, जब सेट बिल्डर फॉर्म इनफाइनाइट फॉर्म में होगा तो वहां पे लैंग्वेज लिखना पड़ता है, इसलिए लैंग्वेज बता दे रहे हैं। नहीं तो चाहे सेट बिल्डर में हो चाहे जिसमें, अगर फाइनाइट सेट है तो उसको सेट बिल्डर से रोस्टर में लिख लेना। इसके बाद यही बस आर का आर इनवर्स निकाल दो, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे लेट एक्स ए बी, इस प्रकार का कोई सेट है। अब देखो, अब यहीं से देखो, आर कोई सेट है किस प्रकार का, ए बी बी, ये इसी प्रकार यस कोई सेट है, ए बी बी। इसी प्रकार टी कोई सेट है, ए बी। इसी प्रकार वी कोई सेट है, ए बी ए, आर एस टी वी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा यही होगा कि यक्स कोई सेट है, आर कोई है, यही रिलेशन कहलाएगा, ऐसा नहीं है। आर की जगह यस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, भी कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और पूछ लेगा कि बताओ यक्स पर रिलेशन है कि नहीं है, कौन सा रिलेशन है। तो मान लो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, अगर हम पूछ लें कि क्या आर एक्स पर सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या यस यक्स पर सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या टी यक्स पर सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या वी यक्स पर सिमेट्रिक रिलेशन है, तो एक एक करके हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक। आप देखते हैं,
हम क्या बोले थे, या तो ये देखो कि जो एलिमेंट हैं उसका यक्स वाई अगर है और वाई एक्स भी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो समझ लेना कि वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर नहीं इसमें है तो समझ लेना कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। या हमने सिंपली कहा था कि जो आर एस टी वी या जो भी रिलेशन दिया है उसका इनवर्स निकाल दो, वो दोनों अगर आपस में इक्वल होंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि हाँ वो सिमेट्रिक रिलेशन है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालना है, आर इनवर्स निकालते हैं। चलो आर इनवर्स निकालो। आर इनवर्स क्या होगा, यही होगा ना, ए है, इसका ऑर्डर चेंज कर दो फिर भी ए ही रहेगा। चलो बी ए है, इसका ऑर्डर चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ओके, अब ये बी है, इसका ऑर्डर चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो जरा, क्या आर और आर इनवर्स दोनों आपस में इक्वल हैं, ए है, ए है, ए भी है, इसमें ए भी नहीं मौजूद है, बस मिल गया। लेकिन बी भी है, लेकिन एक नहीं मिल रहा है, बस लिख दो, सिंस ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बस हो गया। हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। या ये भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, सिंस आर इज नॉट इक्वल टू आर इनवर्स, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यस के लिए देखते हैं, यस के लिए देखते हैं कि क्या यस यक्स पर सिमेट्रिक रिलेशन है। रिलेशन तो है, ये फिक्स है, तभी दिया है। क्या यस यक्स पर सिमेट्रिक रिलेशन है, देखते हैं क्या। अब वहां आर था तो आर इनवर्स निकाले, अब यस है तो यस इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालो, तो एस इनवर्स निकालो। अगर एस इनवर्स एस के बराबर होगा तो कह देंगे कि हाँ एस जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। आइए निकालते हैं, एस इनवर्स निकालो। तो ए बी लिखा हुआ है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। फिर बी ए है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर बी बी है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, बी बी। ओके, तो आप थोड़ा देखें क्या एस इनवर्स की इक्वल है, देखते हैं। यहां बी ए है, क्या इस सेट में बी ए है, हाँ ये है। अब यहाँ पे ए बी है, क्या इस सेट में यस में ए बी है, हाँ ये है। अब एस इनवर्स में बी बी है, क्या यस में बी बी है, हाँ ये है। यानी कि क्या लिखेंगे, सिंस यस इज इक्वल टू एस इनवर्स, हैंस एस इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये वाला और ये वाला टीवी, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। आपको बताना है कि क्या टी और वी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब हम इसको क्लीन कर ले रहे हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। क्या, अगर यक्स वाई आर में बिलोंग करता है तो वाई यक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अब हमको क्या पढ़ना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या पढ़ना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपसे थोड़ा एक चर्चा करनी थी। क्या चर्चा करनी थी कि ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ें उससे पहले एक टर्म हम लोग और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। जब कंपोजिशन ऑफ रिलेशन समझा देंगे आपको तो ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत ही आसानी तरीके से आपको आ जाएगा, बस खट से कर डालेंगे आप। तो सबसे पहले आप क्या देख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो पुट योर हेडिंग कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। चलिए ये देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है।
देखिए सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की डिफिनेशन, इसको अच्छे से हम समझा देंगे। इसके बाद बस सीधे ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ लेंगे और खट से आ जाएगा। क्या समझते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में? लेट R and S any two relation on a set capital X. Okay, consider X Y belongs to X cross X। भाई ये तो x क्रॉस x का ही, जब बोल दिया कि R और S दोनों रिलेशन है तो x y सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, हम पहले ही बता दिए हैं। देयर एग्जिस्ट z belongs to capital X such that x z belongs to R and z y belongs to S, which is a relation on X called composition of R and S and denoted by R composite S। ये है। अब थोड़ा इसको गौर कीजिएगा, एकदम ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, एकदम ध्यान से आपको समझना है। अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा। क्या देखिए क्या कह रहा है कि लेट R and S any two relation on a set X, consider x y belongs to x cross x, there exists z belongs to capital X। मतलब x y तो x cross x में बिलोंग कर रहा था, लेकिन अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ले आ दिया है, z ले आ दिया है किस सेट में, इस कैपिटल X में, और बोल रहा है कि x z belongs to R, z y belongs to S। ये आपको हमको उम्मीद है कि नहीं समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि x कोई सेट है, ठीक है, x कोई सेट है, R और S ये दो कोई रिलेशन है, किस पर, X पर, किस पर, X पर, ठीक है। देखिए अब यहीं से समझना है आपको। मान लीजिए कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किस पे, R पे। इस डिफिनेशन में गौर ही मत कीजिए, अब हम जो बताना चाह रहे हैं कंपोजिशन होता क्या है, ठीक है। एक्स वाई R पे बिलोंग करता है, और मान लीजिए कि वाई जेड जो है वो यस में बिलोंग करता है, तो R और यस का कंपोजिशन क्या होगा। डिफिनेशन भूल जाओ डिफिनेशन, यहां पे ध्यान दो, अपने आप समझ जाओगे डिफिनेशन कहना क्या चाहता है। R और यस कोई दो रिलेशन है यक्स पर, ठीक है, और R में एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, यस में वाई जेड बिलोंग कर रहा है, तो R और यस का कंपोजिशन क्या होगा, R और यस का कंपोजिशन क्या होगा। ये जो दोनों पेयर वाइज एलिमेंट है ना, दोनों पेयर वाइज एलिमेंट है, इसमें देखो मध्यस्थता कौन कर रहा है, मेडिटेशन, वही जो ट्रंप भारत और पाकिस्तान के युद्ध वाले समय में कर रहे थे, ठीक है। क्या यहाँ पे देखिए मेडिटेशन कौन कर रहा है, मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है, ये वाई कर रहा है। या दूसरे शब्दों में या दूसरे वर्डिंग में हम ये कहें कि R में जो पेयर बिलोंग कर रहा है उसमें लास्ट वाला, और यस में जो पेयर बिलोंग कर रहा है उसमें पहला वाला, ये दो अगर सेम होंगे तो इनको रिमूव कर दो, यानी कि रिमूव कर दो। इसके बाद जो एलिमेंट बच रहा है यानी कि एक्स जेड, यही क्या कहलाएगा, R कंपोजिट S, यही कहलाएगा R कंपोजिट यस, बस यही कहलाएगा। जैसे 1 2 है और 2 3 है, हम कह दिए ये R बराबर, ये R बराबर है मान लो, और ये S बराबर है, हम कह दिए R कंपोजिट S निकालो ना, R कंपोजिट S। तो ध्यान दो R कंपोजिट S को ऐसे नहीं पढ़ते उल्टा लिखते उल्टा, पहले R फिर ये सर्कल लगाओ फिर S, इसको पढ़ते हैं R कंपोजिट S। तो क्या हो जाएगा, वही बोले थे मध्यस्थता करने वाले को, इसको मध्यस्थता करने वाले को उड़ा दो, बचा क्या 1 3, बस यही। फिर से देख लो, जैसे 4 5 R इक्वल टू S इक्वल टू 5 6, ये है ना, तो मध्यस्थता कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, इसको उड़ा दो,
क्या बचा, आर कंपोजिट यस, लिखते उल्टा पढ़ते उल्टा, आर ऐसे लिखो, कंपोजिट यस, इसको पढ़ते हैं यस कंपोजिट आर नहीं पढ़ते, इसको आर कंपोजिट एस पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये 4 6, यही है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, बस इतना ही है। अब इतना समझ गए होगे। अब आइए अपने ट्रांजिटिव रिलेशन पे चलते हैं, बहुत सिंपल सा था ये, कोई आपके इसमें 12th में है नहीं, बट आपको बता दिए, ठीक है। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं, जो लोग को नहीं समझ में आएगा अभी ध्यान देना, ट्रांजिटिव वाले में फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले ट्रांजिटिव रिलेशन के डिफिनेशन पे गौर करते हैं, तो क्या होगा, अ रिलेशन ऑन अ सेट एक्स इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए क्या, कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर में, जहां ए बी और सी ये किसके एलिमेंट हैं, ए बी और सी ये तीनों किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल एक्स जो सेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट हैं ना। डिफिनेशन ये कहता है, क्या कहता है कि कोई सेट है यक्स, कोई सेट है यक्स और कोई आर एलिमेंट, आर रिलेशन है, ये रिलेशन इस सेट पर ट्रांजिटिव रिलेशन तभी और तभी कहा जाएगा जब इसमें, इस रिलेशन में ए बी अगर मौजूद है और बी सी भी मौजूद है। अगर इसमें ए सी मौजूद कर गया, ए सी आर में मौजूद कर गया, तो आप क्या कह दोगे कि आर जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। या इन अदर लैंग्वेज हम ये भी कर सकते हैं क्या, जो अभी हम आपको क्या पढ़ा के आ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पढ़ा के आ रहे हैं ना, दैट इज आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, अथवा करके लिख लो और आर कंपोजिट आर, अगर सबसेट होगा आर का, बस सिंपल सा यही पकड़ो, आर कंपोजिट आर अगर आर का सबसेट होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर सबसेट नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात लैंग्वेज तो ये है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये इंप्लाइज करे कि ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आया तो बस वही, अभी एग्जांपल देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्या वही कि आर कंपोजिट आर, हमेशा बताए ना, ए कंपोजिट बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए कंपोजिट बी, बी कंपोजिट सी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बी कंपोजिट सी। पढ़ते उल्टा है, लिखते उल्टा है, ठीक है, ये समझिएगा आप, लिखते उल्टा उल्टा, पढ़ते उल्टा, और काम वही सीधा सीधा, बस लिखने में उल्टा है बस, ठीक है। तो आर कंपोजिट आर, अगर आर का सबसेट होगा तो आप कह देना कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे मैं अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल देखते हैं, लेट हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 कुछ इस प्रकार के एलिमेंट हैं, और मान लीजिए कि वी टेक आर जिसमें किस प्रकार के एलिमेंट हैं, 1 2 2 3 1 3 और 1 1, कुछ इस तरीके के एलिमेंट हैं। पूछ लिया इज आर अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए, क्या जो R है वो A पर ट्रांजिटिव रिलेशन है, बस ये आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा, हमने क्या कहा था, सबसे पहले तो देखो A B अगर बिलोंग करता है R में, यानी कि 1 2 अगर बिलोंग करता है R में, और B C बिलोंग करता है R में, यानी कि 2 3 बिलोंग करता है R में, तो ये कंफर्म करो कि A C यानी कि 1 3 भी बिलोंग करे किसमें, R में, तो ये देखो बिलोंग कर रहा है। तो आप एक एक एलिमेंट के लिए कैसे खोज पाओगे, हो सकता हो कई एलिमेंट के लिए लंबा पड़ जाए, तो आप क्या कर लो, इसीलिए हमने क्या बताया कि कंपोजिशन ले लो, किसका,
आर का आर के साथ कंपोजिशन ले लो। अगर वो स्वयं आर का सबसेट निकला तो समझ लेना कि वो जो आर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर सबसेट नहीं निकला तो समझ लो कि आर जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। जैसे देखो ये आर है ना, इसका आर के साथ कंपोजिशन कैसे होगा, पहले 2 बार लिख लो क्या दिया है, दो बार लिख लो तो आ जाएगा, क्योंकि आप पहली बार भी कंपोजिशन निकालने जा रहे हो ना 12th में। क्या हो जाएगा 1 2 2 3 1 3 1 1। इसी प्रकार फिर आर एक बार लिख लो, क्या हो जाएगा 1 2 2 3 1 3 1 1। बस हमने क्या कहा, 2 पेयर होंगे, अगर पहले वाले पेयर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे वाले पेयर का पहला एलिमेंट दोनों सेम है तो उनको गायब कर दो, जो बचा उसी को बस उसी का पेयर बना दो। चलो क्या निकालेंगे हम, आर कंपोजिट आर। ध्यान दीजिएगा पढ़ते केवल उल्टा हैं, काम वही सीधा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसा आप निकालना चाहेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, आर कंपोजिट आर। तो आर कंपोजिट आर देखिए कैसे, 1 2 ये है ना, तो ये वाला पेयर जो है ये खत्म किस पे हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है। तो दूसरे वाले सेट में देखो 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से ये वाला स्टार्ट हो रहा है ना। तो मध्यस्थता कौन कर रहा है, मेडिटेशन कौन कर रहा है, 2 2, इनको गायब कर दो, बचा क्या क्या 1 3। यही है कंपोजिशन, बस यही है कंपोजिशन। जो मैचिंग है उसको गायब कर दो, लेकिन मैचिंग का ये नहीं कि यहाँ पर 1 मैचिंग कर रहा है, यहाँ 1 मैचिंग कर रहा है तो गायब कर दो, नहीं, पहले वाले पेयर में से लास्ट वाला और दूसरे वाले पेयर में से पहला वाला अगर मैचिंग करेगा तो बस उसी को गायब करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे है अंतिम एलिमेंट पहले पेयर में, और 2 यहाँ पे दूसरे पेयर में पहला एलिमेंट है, तो इनको गायब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मेडिटेशन में कंपोजिशन में 1 3 हो जाएगा। ओके कॉमा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकंड पेयर के लिए 2 3, इसमें लास्ट एलिमेंट 3 है, तो आप सेकंड सेट में देखोगे कि ऐसा कोई पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसा कोई पेयर नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो रहा। चलिए आगे बढ़िए, 1 3 लिखा हुआ है ना, 1 3 लिखा हुआ है, तो फिर वही बात, लास्ट खत्म किससे हो रहा है, 3 से। खत्म किससे हो रहा है, 3 से खत्म हो रहा है। क्या कोई शुरू हो रहा है 3 से, नहीं शुरू हो रहा है, उसको भी छोड़ दिए। फिर आगे बढ़िए, एक पेयर है 1 1 पेयर है। अब सेकंड वाले सेट में देखिए कहीं 1 1 1 से कौन सा शुरू हो रहा है, तो 1 से पहली बात तो ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है और ये शुरू हो रहा है ना। तो सबसे पहले एक पेयर ये, एक पेयर ये, ऐसे लिख के दिखा दे रहे हैं कंपोजिशन किस प्रकार से हो रहा है। और एक पेयर ये 1 2, देखो ये और ये दोनों सेम है ना, इनको गायब कर दो, तो इनका और इसका पेयर बना लो, तो क्या हो जाएगा 1 2। जितने, अब जैसे 1 1 इससे हो गया, क्या कोई और भी पेयर है जो 1 से शुरू हो रहा है, हाँ ये वाला देखो, यानी कि 1 1 और 1 3 ऐसे हो रहा है ना। तो बस यहां भी क्या करो, ये जो सेम दिख रहा है आपको इसको रिमूव कर दो, बचा क्या 1 3। तो क्या हो जाएगा कंपोजिशन में यहाँ पे 1 3। क्या और भी कोई है जो 1 से शुरू हो रहे, जितने लोग पहले वाले पेयर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट जहां जहां आपको सेम दिख जाए रिमूव करके बना दो पेयर। चलो ये 1 1 और ये 1 1, यहां तो कंपोजिशन कर दो 1 1 ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 1 1, ये हो गया ना। हम क्या बोले, अगर ये R कंपोजिट R कंपोजिट R, अगर R का सबसेट हुआ तो हम कह देंगे कि हाँ R जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखते हैं 1 3, क्या 1 3 मौजूद है, हाँ ये देखो मौजूद है। 1 2, क्या 1 2 मौजूद है, हाँ ये मौजूद है। फिर देखो 1 3, देखो 1 3 2 बार हो गया ना, तो हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, कोई भी दोबारा नहीं लिखेंगे, इसका काम रहने दीजिए, कोई भी पेयर दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल में ये हुआ, आप देखिए क्या 1 1 मौजूद है, हाँ ये 1 1 मौजूद है, यानी कि R जो है R कंपोजिट R का सबसेट है। सो क्या कह दोगे, सो क्या कह दोगे, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके बस यही था। क्या कंपोजिशन निकाल लो, अगर वो कंपोजिशन उसी रिलेशन का सबसेट हुआ तो कह देना कि ट्रांजिटिव है, अगर सबसेट नहीं हुआ तो कह देना ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमको क्या समझना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। उससे पहले इसको क्लीन कर लिया जाता है, आइए क्लीन कर लेते हैं।
नाउ मूव टू अनदर रिलेशन, दैट इज हम बात करेंगे अब इक्विवेलेंस रिलेशन की। किसकी? इक्विवेलेंस रिलेशन। यही कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। अ रिलेशन ऑन अ सेट X is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. A relation on a set X is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. ओके, तो आइए इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। अगर ट्रांजिटिव, देखिए कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जबकि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो और वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो, तो हम कह देंगे कि हाँ वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे कि आइए एग्जांपल एक देते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास लेट यक्स कोई सेट है जिसमें ए बी सी इस प्रकार के एलिमेंट हैं, और आर कोई सेट है जिसमें ए बी बी सी सी बी सी सी बी इस तरीके के एलिमेंट हैं। पूछ लिया इज आर अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स, क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पर, एक्स पर। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से, सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब कि सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है ना। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने का मतलब कि जो सेट दिया हो उसका डायगोनल रिलेशन निकालो। मतलब हम लिखेंगे फर्स्टली we will find what, diagonal relation on set X। ओके, तो सेट X पे निकालो डायगोनल रिलेशन, क्या हो जाएगा, डेल X इज इक्वल टू डायगोनल रिलेशन में हम क्या बताते हैं, खुद से संबंध होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी। ठीक है, अब देखो क्या डायगोनल रिलेशन पूरी तरीके से आर में कंटेंट है, वही तो डिफिनेशन थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। देखो ए यहां मौजूद है, ए ये देखो मौजूद है, बी बी यहां मौजूद है, बी बी ये देखो मौजूद है, सी सी यहां मौजूद है, सी सी ये देखो मौजूद है। तो क्या, सिंस डेल्टा एक्स इज सबसेट ऑफ आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब थोड़ा एक लाइन ही खींच दें, नहीं तो पूरा चला जाएगा। अब सिमेट्रिक यहां देख लेंगे, ट्रांजिटिव इधर देख लेंगे। आइए देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक की डिफिनेशन देखो। यहां पे आप ये भी लिख सकते थे, यहां पे ऐसे आप एक लाइन में ये भी लिख सकते थे कि मीन्स, क्या मीन्स, ए बिलोंग्स टू X, कोई सेट X है, implies that A belonging to R, hence it is reflexive relation। ठीक है, ये भी आप लिख सकते थे और लिख ही दिया करो। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सिमेट्रिसिटी देख लें कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, अगर X Y R में बिलोंग कर रहा है तो Y X भी R में बिलोंग करे तो सिमेट्रिक होगा ना। या हम कहते हैं कि जो आर रिलेशन दिया होगा उसी का इनवर्स निकाल लेना ना। तो अगर आर और आर इनवर्स आपस में इक्वल होंगे तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखते हैं, ए है तो ए का उल्टा भी ए ही होगा, फिर बी बी है तो बी बी का उल्टा भी बी बी ही होगा, फिर सी सी है तो सी सी का उल्टा भी सी सी ही होगा, फिर बी सी है इसका उल्टा क्या होगा, सी बी होगा, फिर सी बी है इसका उल्टा क्या होगा, बी सी होगा। अब क्या आर और आर इनवर्स इक्वल है, देखते हैं। ए यहां मौजूद है, ए यहां मौजूद है, बी बी यहां मौजूद है, बी बी यहां मौजूद है, सी सी यहां मौजूद है,
सी सी यहाँ मौजूद है, सी भी यहाँ मौजूद है, सी भी ये देखो मौजूद है, बी सी यहाँ मौजूद है और बी सी ये देखो मौजूद है। तो क्या लिखेंगे, सीन्स आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, या हम ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी सी बिलोंगिंग टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन ना। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है क्या कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इंप्लाइज करे कि ए सी भी बिलोंग करे किसमें, आर में। यही हमको दिखाना रहता है। या अल्टीमेटली हमने कहा था कि कंपोजिशन दोनों सेट का निकाल दिया करो, अगर एक सेट रहे तो खुद का खुद के साथ कंपोजिशन, दो सेट रहे तो दोनों का आपस में कंपोजिशन निकाल दो। अगर वो आर का सबसेट निकला, सॉरी हमने रिलेशन की बात की थी कि ये जो रिलेशन है इसका खुद का खुद के साथ इसका कंपोजिशन निकाल दो, यानी कि आर दिया है तो आर का आर के साथ ही कंपोजिशन निकाल दो। अगर ये आर का सबसेट हो गया तो कह देंगे कि ट्रांजिटिव है, अगर नहीं हुआ तो कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो कुछ लोग को दिक्कत होगी कि इमेजिन कैसे करें, तो दो बार आर लिख लो ना, यहीं पे हम दो बार आर लिखवा ले रहे हैं, ऐसे लिख लो थोड़ा समझने के लिए अपने। एक ये आर समझ लो, ए बी बी सी सी बी सी सी बी, ठीक है। ये क्या हो गया, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया। हमको क्या निकालना है, आर कंपोजिट आर, यही निकालना है। आर कंपोजिट आर इक्वल क्या होगा, सबसे पहले ए को पकड़ो। अब देखो कि दूसरे वाले में कौन कौन ए से शुरू हो रहा है, जिससे खत्म हो ना दूसरे में खोजो कि वो उससे कौन शुरू हो रहा है, तो उससे केवल ये वाला शुरू हो रहा है ना। तो पहला क्या है, ए है, और दूसरा पेयर क्या है, ए है। बोले क्या थे, पहले वाले पेयर का अंतिम एलिमेंट को पकड़ो और दूसरे वाले पेयर के पहले एलिमेंट को पकड़ो, दोनों सेम है गायब कर दो। सेम नहीं होंगे तो उससे मतलब हमें नहीं होगा, तब कंपोजिशन नहीं बना सकते हो। सेम होगा तभी कंपोजिशन बनेगा, पहले पेयर का लास्ट एलिमेंट दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट जब सेम होगा तभी कंपोजिशन बनेगा। तो अब फिर भी वही मिल रहा है हमको, क्या ए मिला। चलिए कंपोजिशन में ए मिल गया। आइए, क्या और भी कोई है जो ए से शुरू हो रहे हैं, नहीं और कोई नहीं है। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी आर कंपोजिट आर निकलेगा। चलिए अब बी को पकड़ते हैं, मतलब कि ये देखो इसका अंतिम वाला एलिमेंट किससे खत्म हो रहा है, बी से। अब इसमें खोजो कि कौन कौन बी से खत्म हो रहे हैं ना। तो एक बी से ये खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, एक बी से ये शुरू हो रहा है, जिससे ये वाला खत्म हो उससे इधर में पेयर शुरू हो। तो सबसे पहले क्या क्या मिला है, बी मिला पहले वाले सेट में, दूसरे में भी बी मिला। तो क्या देखो फिर से अब यहाँ पे सेम आ गए हैं तो रिमूव कर दो, क्या क्या बचा, बी और बी। तो इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ो, क्या और भी कोई है जो बी से आरंभ हो रहा हो या स्टार्ट हो रहा हो, हाँ ये वाला भी है। इसकी कहानी हो गई, लेकिन अभी ये वाला है तो क्या हो जाएगा, बी और बी सी, इसका कंपोजिशन करो तो देखो दोनों सेम है, इसका अंतिम उसका पहला। मेडिटेशन जो कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, बी सी। तो क्या बन जाएगा, बी सी। बस ऐसे ही सब एलिमेंट के लिए निकाल दो। अब बी के लिए हो गया, और कोई बी शुरू नहीं है। अब सी के लिए देखो, सी के लिए देखो, तो सी के लिए देखो ये सी पे खत्म हो रहा है और ये सी पे शुरू हो रहा है, तो जो यहाँ ये और ये सेम है, रिमूव कर दो। बचा क्या, सॉरी बचा क्या, सी और सी बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, देख लो ऐसे सी है, यहाँ पे भी सी है, ये दोनों सेम है, इनको रिमूव कर दो। बचा क्या, ये और ये, बस यही लिख लो सी। आगे बढ़ो, क्या और भी कोई है जो सी से ही शुरू हो रहा हो दूसरे वाले सेट में, हाँ अभी ये है जो सी से शुरू हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसकी बात करते सी और यहाँ किससे कौन शुरू हो रहा है, सी से, सी बी। एकदम कंसंट्रेट होके देखो तो ये जो सेम है इन्हीं को रिमूव कर दो। बचा क्या, ये और ये, तो क्या हो जाएगा, सी बी। आगे बढ़ो, सी का काम हो गया। अब देखो बी सी,
फिर ये देखो बी सी, ये सी पे समाप्त हो रहा है या एंड हो रहा है ना। तो अब देखो कि बी सी पे एंड हो रहा है, तो दूसरे वाले सेट में कौन सी से शुरू हो रहा है? एक ये सी से शुरू हो रहा है और एक ये सी से शुरू हो रहा है। तो दोनों के साथ एक बार हो जाए, क्या हो जाएगा? सी सी के साथ एक बार, फिर यही बी सी एक बार किसके साथ? ये सी बी है, सी बी के साथ। देखो ये बस यही काम करना है, सेम हुआ क्या? हटाओ बी सी, क्या हो जाएगा? बी सी, फिर क्या यहाँ पे बी बी, तो क्या हो जाएगा? बी बी। इसका भी काम हो गया ना, पी सी तक काम हो गया। अब लास्ट वाला पेयर सी बी है, सी बी है ना, तो सी बी खत्म किस पे हो रहा है? बी पे खत्म हो रहा है। अब दूसरे वाले सेट में देखो कोई बी से खत्म हो रहा है? हाँ, दो लोग हैं जो बी से खत्म हो रहे हैं। कौन कौन? ये वाला और ये वाला ना। तो कौन कौन खत्म हो रहा है? सबसे पहले ये बी बी खत्म हो रहा है, और भी कोई खत्म हो रहा है? हाँ ये, ओ सॉरी, शुरू हो रहा है, बी से ये शुरू हो रहा है, बी से ये शुरू हो रहा है। तो देखो बी सी ये शुरू हो रहा है ना। तो कंपोजिशन ले लो, क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? सी बी, बस वही, फिर बी बी, इनको कैंसिल कर दो, क्या बचा? सी सी, सी कॉमा सी, यही बचा। क्या कहते हैं? अगर आर कंपोजिट आर, आर कंपोजिट आर, ये आर का सबसेट होगा। किसका? आर का सबसेट होगा। तो आर कहां पे दिया हुआ है? आर कहां पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना, ये देखो। अगर ये इसका सबसेट हुआ तो समझ लेना कि हाँ भाई ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखते हैं, ए ए यहां पे है, हाँ ए ए यहां पे है। कुछ एलिमेंट कई बार रिपीटेड हो गए हैं, उनको हटा देना, क्योंकि कभी भी सेट में रिपीटेड एलिमेंट नहीं होते हैं। तो बी बी है, यहां से बी बी को रिमूव कर दो ना। सी सी है, तो यहां से सी सी को रिमूव कर दो। कभी भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होते हैं, यही आपको ध्यान देना है। कंपोजिशन बनाओ लेकिन कोई भी रिपीट ना हो। और भी कोई है? हाँ ये देखो सी बी, ये रिपीट हो रहा है, इसको भी मिटा दो। अब तो कोई नहीं है जो रिपीट हो रहे हो ना। अब देखो आर कंपोजिट आर, क्या आर का सबसेट है? देखते हैं, ए ए यहाँ है, हाँ ए ए है। बी बी यहाँ है, हाँ ये बी बी है। बी सी यहाँ है, हाँ ये बी सी है। सी सी यहाँ है, हाँ ये सी सी है। सी बी यहाँ है, हाँ ये सी बी है। और बी सी यहाँ है, देखो बी सी फिर रिपीट हो गया। तो यही इतना होगा ना। तो मतलब कि क्या कह रहा है? आर कंपोजिट आर जो है ये आर का सबसेट है। सो सिंस आर कंपोजिट आर इज सबसेट ऑफ आर, हेंस क्या कह लेंगे हम लोग कि आर जो है आर इज ट्रांजिटिव। देखो आपको समझाते लिख रहे थे, इसलिए इसमें समय लग रहा था ना। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ना, तो बहुत स्पीड में होगा। कोई सोचना ही नहीं है क्या क्या करना है। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है? रिफ्लेक्सिव में डायगोनल निकालना है, डायगोनल रिलेशन। और सिमेट्री में क्या करना है? इनवर्स निकाल देना है रिलेशन का। और इसमें क्या करना है? ट्रांजिटिव में कंपोजिशन निकाल देना है। बस इतना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज 1.1, और नहीं आएगा तो हम तो हैं ही। ठीक है, बाय।